अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप फेमस टेलीविजन के साथ मैं आपका फ्रेंड एहसन और अगेन हाजिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के जदीद और डिजिटल दौर में हर कोई तरक्की की राह पर गामजन है। तकरीबन हर इंसान आज के मॉडर्न एज में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, मगर इस आगे बढ़ने की दौड़ में हम ये भूल चुके हैं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 60% के करीब निहत्ते, लाचार, बेसहारा और ऐसे गरीब अफराद बसते हैं जिनमें से कुछ को 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं हो पाता। आज के डिजिटल दौर में या अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए दूसरे सियारों का रुख किया जा रहा है और वहां जाकर जिंदगी बसर करने के इरादे बनाए जा रहे हैं और इसी तरह के बेमकसद कामों में बेफजूल पैसा खर्च किया जा रहा है। और जहां एक तरफ आलीशान महल, नाकाबिले तारीफ बिल्डिंग्स धड़ाधड़ तामीर की जा रही हैं, उसी डिजिटल दौर में एक गरीब के पास सर छुपाने के लिए 4 दीवारी भी नहीं जहां वो सुकून से इज्जत की जिंदगी बसर कर सके। जहां एक तरफ आलीशान घरों में रहा जा रहा है, वहीं उसी जदीद और डिजिटल दौर में एक गरीब गुर्बत से आजिज आकर झुग्गियों में रहकर जिंदगी बसर करने पर भी मजबूर है। जहां एक तरफ कपड़ों के मुख्तलिफ ब्रांड्स नजर आते हैं और उन ब्रांड्स पर अमीर अशखास अपनी दौलत के घमंड पर आते हैं और वहां से 2 से 3 दिन के पहनने के लिए महंगे से महंगे दाम के कपड़े वगैरह खरीद कर ले जाते हैं। उसी मॉडर्न एज में एक गरीब को अपने आप को ढांपने के लिए अच्छा लिबास भी नहीं मिलता और पहनने के लिए जो लिबास मिलता है वो जगह जगह से फटा हुआ होता है। जहां एक तरफ मुख्तलिफ डिशेज शुक्र किए बगैर खाई जा रही हैं और उनका बेइंतहा ज़िया किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी जदीद दौर में रहते हुए गरीब इंसान को 2 वक्त तक की रोटी भी नहीं मिल रही। और जब एक वक्त की रोटी मुयस्सर होती है तो वो खाना इस तरह का होता है कि शायद बड़े से बड़ा साबर भी उसे खाने से इनकार कर दे। ये सारी की सारी गुफ्तगू मैंने उनके लिए की है जो बहुत ही ज़्यादा गुर्बत का सामना कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा दौर में। मगर उन सफ़ेद पोश का क्या जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, जिनके पास रहने के लिए भले तो एक घर भी मौजूद है और पहनने के लिए मुनासिब लिबास भी मौजूद है, जिन्हें 3 वक्त की रोटी भी मिल रही है मगर बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। उनकी आमदनी इतनी कलील है कि घर को चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो इन सभी मसाइल का हल तो मैं आज आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहां 60% के करीब गरीब तबका बसता है, वहीं 40% से ज़ायद अमीर तरीन अफराद भी पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं। इन अमीर तरीन अफराद में 20% के करीब हमारे सियासतदान हैं, जबकि दूसरे 20% अफराद कारोबारी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि 20% के करीब हमारे सियासतदान हैं, तो इन 20% में आधे से ज़्यादा सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत का मफाद है। इस बात का सबूत मैं आपको अपनी इस वीडियो में देकर जाऊंगा। मुझे वसीम अंजम साहिब ने एक बुक का मुताला करने की तजवीज़ दी। जब मैंने उस किताब को अच्छी तरह से रीड किया तो मैं ये वीडियो बनाए बिना ना रह सका। उस किताब को आधा पढ़ने के बाद मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि पाकिस्तान जल्द ही सऊदी अरब और अरब अमारात की तरह अमीर होने वाला है। मगर जब मैंने बकिया आदि बुक का मुताला किया तो मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान को बकिया अमीर तरीन ममालिक की तरह मुस्तहकम और खुशहाल बनाना है और गुर्बत से पाक करना है तो इसके लिए मेहनत और जद्दोजहद करनी ही होगी। कोई भी किसी किस्म की तनकीद ना हो, इसलिए मैं उस बुक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा कि उस बुक को भी हमारे एक सियासतदान ने ही लिखा है जो कि ग्रेट और ईमानदार सियासतदान है। उस बुक में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी को बयान किया गया है कि जिसमें सबसे पहले नंबर पे आर्टिकल नंबर 9 को बयान किया गया कि रियासत की जिम्मेदारी है कि हर किस्म की एक्सप्लोटेशन को ख़त्म करे ताकि हर शख्स को उसकी सलाहियत, तालीम और काबिलियत के मुताबिक रोजगार मैसर हो। हर शख्स को उसके काम के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। आइन का आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि हर शख्स की जान की हिफाजत की जाए। आइन के आर्टिकल नंबर 11 की क्लास 3 कहती है कि 14 साल से कम एज के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम न करने दे। मगर पाकिस्तान में नन्हे बच्चे फैक्ट्रियों और दिगर कामों को करने में मशगूल नजर आते हैं, यानी कि मजदूरी करने पर मजबूर हैं, सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से। यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स में यह डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई की बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं।
اور دوسری طرف آرٹیکل نمبر 25A کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کو مفت تعلیم فراہم کرے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سب سے کم تعلیم یافتہ 10 ممالک میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ آرٹیکل نمبر 37 میں کہا گیا ہے کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ہر شخص کو اسپیشل کیئر ملے اور تعلیم و معیشت میں پسماندہ علاقے کے لوگوں کو ترقی ملے۔ آرٹیکل نمبر 37 کی کلاس ڈی ہے کہ ملک میں سستا اور فوری انصاف دیا جائے۔ یہاں غریب آدمی لاکھوں روپے کی فیس کے بغیر عدالتوں میں اپنا حق نہیں لے سکتا اور نہ ہی ظلم کے خلاف انصاف کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ آرٹیکل 37 کی کلاس ای کہتی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے جو ان کی عمر اور جنس کے خلاف ہوں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 38 کی کلاس اے ہے کہ دولت اور وسائل کے ارتکاز کو ختم کیا جائے اور انہیں عوام کے اندر منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ پھر آرٹیکل 38 کی کلاس ڈی کہتی ہے کہ 5 چیزیں عوام کو مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس پر واجب ہے کہ جو شہری وسائل نہیں رکھتے انہیں روٹی، کپڑا، مکان اور تعلیم و علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ پھر آرٹیکل 38 کی کلاس ای میں ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم کے باعث لوگوں کے معیار زندگی میں پیدا ہونے والے بہت زیادہ فرق کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ استحصال کے خاتمے میں ناکامی ہو رہی ہے، فرد کے تحفظ میں ناکامی ہو رہی ہے، چائلڈ لیبر کے خاتمے میں ناکامی، مفت تعلیم کی فراہمی میں ناکامی، سماجی مساوات کے فروغ اور پسماندگی کے خاتمے میں ناکامی، سستے اور فوری انصاف کی فراہمی میں ناکامی، بچوں اور عورتوں کے لیے خصوصی اقدامات میں ناکامی اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے میں بھی ناکامی درپیش ہے۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں آدھے سے زائد سیاستدانوں کو صرف اور صرف اپنی سیاست کا مفاد ہے۔ اگر انہیں اپنے ملک پاکستان سے ذرا بھی محبت ہوتی تو جو آج آرٹیکلز کی خلاف ورزی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یوں نہ ہو رہا ہوتا، بلکہ ان آرٹیکلز کو فالو کیا جاتا۔ اگر ان آرٹیکلز کو آج بھی پاکستان میں نافذ کیا جائے تو 20% غربت خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ ان آرٹیکلز کو فالو کرنے سے 100 میں 20% غربت تو ختم ہوتی ہے، لیکن بقیہ 80% کا کیا؟ اس لیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر آرٹیکلز کو فالو کیا جائے بلکہ ہر موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر بے گھر کو گھر دیا جائے اور متوسط خاندانوں کو گھر کی تعمیر کے لیے 25 ایئرز کی اقساط پر بلا سود قرض دیا جائے۔ اور اس کے بعد ان سفید پوش لوگوں کو جن کی آمدنی قلیل ہے ان کو ضروری اشیاء خوردونوش، آٹا، گھی، چینی، چاول، دودھ، دال اور سادہ کپڑا مفت نہ صحیح آدھی قیمت پر فراہم کیا جائے۔ پھر لوئر مڈل کلاس کے لیے بجلی، پانی اور گیس کے بلوں پر ٹیکس ختم کر دیے جائیں۔ سرکاری انشورنس کا نظام بنایا جائے جس کے تحت غریبوں کا علاج مکمل طور پر فری کیا جائے۔ یکساں نظام کے تحت میٹرک تک تعلیم مفت دی جائے۔ غریب کسانوں اور ہاریوں کو 10.5 ایکڑ زرعی زمین برائے کاشت مفت فراہم کی جائے۔ مستحق گھرانوں میں خواتین کو گھریلو صنعتوں کے ذریعے روزگار فراہم کیا جائے تاکہ انہیں معاشی استحکام مل سکے اور خواتین کے خلاف امتیازی رسوم اور ظلمانہ قوانین کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سرکاری اور غیر سرکاری چھوٹے بڑے ملازمین کے درمیان تنخواہوں کے فرق کو ممکنہ حد تک کم کیا جائے، یعنی کہ جن کی تنخواہیں کم ہیں انہیں بڑھا دیا جائے۔ فرقہ واردیت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 5000 ٹریننگ سینٹرز قائم کیا جائیں۔ مدارس اور اسکولز کے نصابات میں ترامیم اور جدت پیدا کی جائے۔ پورے معاشرے کو انتہا پسندی سے پاک اور معتدل بنایا جائے تاکہ یہاں خوشحالی اور ترقی کی ضمانت فراہم کی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو پاکستان کی معیشت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں بے پناہ قدرتی وسائل ہیں تو انہیں استعمال میں لایا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس پاک سرزمین میں اتنے معدنی وسائل رکھے ہیں کہ پاکستان بھی سعودی عرب اور ایران کی طرح امیر ہو سکتا ہے، مگر یہاں کے لیڈروں نے آج تک پاکستان کی زمین کے سینے میں چھپے ہوئے خزانے نکالنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ صرف اور صرف بلوچستان میں ریکارڈنگ سونے کی اتنی بڑی کان ہے جہاں 1000 ارب ڈالر یعنی 1 لاکھ ارب روپے کا سونا ہے۔ اس سے پورے ملک کے غریبوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف ریکارڈنگ سونے کی کان سے، بشرط یہ کہ ایمانداری کے ساتھ اس کی کھدائی کی جائے اور اس پر کمیشن یا کک بیکس نہ لی جائیں۔
ऐसी कंपनियों को ठेके दिए जाएं जो जायज मुनाफा लें और पाकिस्तान को सोना निकाल कर दें। इसके बाद सैंडक गोल्ड मिनी में 50 अरब डॉलर यानी 5000 अरब रुपए मालियत का अनकलीन गोल्ड मौजूद है। कोयटा से जियारत की रोड में प्लाटेनियम की कानों में 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1 लाख अरब रुपए का प्लाटेनियम है। इसी तरह यूरेनियम की कानों में 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 लाख अरब रुपए का यूरेनियम मौजूद है। इसके बाद कराची से जिवानी की सरहदी पट्टी और ईरान के साथ मलहक्का बॉर्डर में 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 लाख अरब रुपए के तेल के ज़खायर मौजूद हैं। मगर अफसोस आज तक किसी भी जगह की खुदाई ही नहीं करने दी गई। ग्वादर 20 अरब डॉलर यानी 2000 अरब रुपए सालाना दे सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को वो वसाइल दिए हैं कि पाकिस्तान 5 से 10 साल के अंदर अंदर सऊदी अरब और अरब अमारात की तरह अमीर हो सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि हुक्मरान हरगज़ ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अपने ज़ाती कमीशन के लिए मादनियात नहीं निकालने देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत का मफाद है, कोई भी मुल्क का नहीं सोच रहा। अगर तो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा करे, टैक्स लीकेज का खात्मा करे, ज़कात की दुरुस्त कलेक्शन और शफाफ तकसीम करे, कौमी इदारों को मुनाफा बख्श बनाए और सादा तर्ज ज़िंदगी का निज़ाम वादा करे, और सबसे अहम के जैसे मैंने पहले बताया कि बेपनाह जो कुदरती वसाइल हैं उनको इस्तेमाल में लाए। अगर इन पर हुकूमत अमल करेगी तो इसी पर अमल करने से ही हुकूमत अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। इस पर अमल करके ही पाकिस्तान गुर्बत का 90% खात्मा कर सकता है और अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में भी आगे आ सकता है। और जो बकिया 10% गुर्बत रह जाएगी, जो तकरीबन हर मुल्क में होती है, हम उस पर भी काबू पा सकते हैं। वो इस तरह की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में 20% ऐसे अमीर तरीन अफराद बसते हैं जो कारोबारी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपनी आमदनी का हर मंथ सिर्फ 4% निकाल कर उन गरीबों के लिए वक्फ करे जो मुआशरे में हाथ फैलाने से डरते हैं। उनकी मदद इस तरह से करें कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। और जिनकी मदद की जाए उनको अपने कमतर होने का एहसास ना होने दें, और ऐसा करके तो देखें उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की नेमतें इंतजार कर रही हैं। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते उस फरमान को मत भूलें कि हर मुसलमान को चाहिए कि जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। क्या हम आपस में भाई भाई लगता है कोई हमें प्यार ही नहीं करता। नहीं, हमें बचाए, हम मिलकर आपको बचाएं। बस कर तो बस, बस कर तो बस, बस कर तो बस। तो प्लीज प्लीज अपने गरीब मुसलमान बहन भाइयों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सच्ची नियत और पुख्ता यकीन के साथ पहला कदम उठाएं। इससे पाकिस्तान में अमन, हिफाजत, खुशहाली और तरक्की की जमानत फराहम हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर जिंदगी रही तो मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।